फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले हमारे साथियों का इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए मॉडल सेट। और यह मॉडल सेट जो है 5वां मॉडल सेट होगा आपके इस चैनल पर। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक से बढ़कर एक कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रदान की जा रही है। इसी बीच में मैं आपको बताते चलूं कि हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया ने आर्ट ऑफ टीचिंग जो लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए है उसका ई बुक लॉन्च किया है, जिसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ यह जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस पर जा कर के व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप पर आप इसे महज मात्र 30 रुपये में इसको आप परचेज कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से 133 पेज आपके पास प्रदान किए जाएंगे। लगभग 500 से ऊपर, करीब 500 या 500 से ऊपर जो होंगे आपको MCQs इसमें प्राप्त होंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी संबंध में आपको बताते चलूं कि बहुत सारे साथियों ने कहा है कि सर लाइब्रेरियन साइंस जो है जिसके 100 अंक के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे उसका बुक कब लॉन्च कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कल शाम तक, यानी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल शाम तक लाइब्रेरियन साइंस का जो 100 नंबरों का ये आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं स्टेट एग्जामिनेशंस में। और इसी लाइब्रेरियन साइंस से BPSC के द्वारा जो एग्जाम्स लिए जाएंगे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पक्ष होगा आपके मेरिट लिस्ट के लिए, जिसकी बुक कल शाम तक हम लॉन्च कर देंगे। कोशिश पूरी है कि शाम तक लाइब्रेरियन साइंस का बुक हम लेकर चले आएं, जिसमें आपको 500 MCQ के साथ 500 वन लाइनर क्वेश्चंस आपको A to Z मिलेंगे, यानी कि 1000 प्रश्न जो होंगे और कई किताबों से लेकर के बड़े से बड़े किताबों से को लेकर के उसको टाइपिंग किया गया, कंटेंट अपने जोड़े गए, जो मैंने स्टडी किया उसके माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। और यकीनन समझिए वह बुक जो है आपको रिजल्ट तक अवश्य पहुंचा देगा। तो अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और कल से तैयार रहिएगा लाइब्रेरियन साइंस के ई बुक के लिए। शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। और याद रखिएगा इस सेशन में 30 क्वेश्चंस होंगे, जो आपका एक मॉडल सेट है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको स्टेट एग्जामिनेशंस में बिहार लाइब्रेरियन के लिए पूछेंगे उसको ध्यान में रखा गया है और ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। आइए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन, रंगनाथन की कक्षा प्रणाली में उप पद्धति किसे कहते हैं? जो रंगनाथन जी की कक्षा प्रणाली है उसमें उप पद्धति किसे कहेंगे? मुख्य विषय, द्वितीयक विषय, सहायक वर्ग या रूपात्मक स्वरूप? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो रंगनाथन की कक्षा प्रणाली है उसमें उप पद्धति जो है रूपात्मक स्वरूप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। 25+ जितने लोग आज के सेशन में कर देंगे यकीनन समझ लीजिए कि आपको कोई स्टेट में पीछे हटाने वाला नहीं है। लीजिए अगला क्वेश्चन है, CC जिसको क्लोन क्लासिफिकेशन कहते हैं में फैसेट विश्लेषण की संख्या कितनी है? CC यानी कि क्लोन क्लासिफिकेशन में फैसेट विश्लेषण की संख्या कितनी है? बेहद ही आसान क्वेश्चन, इसकी संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर, AACR2 के अनुसार पर्सनल ऑथर की प्रविष्टि कैसे होती है? ये सभी लाइब्रेरियन साइंस के क्वेश्चंस है जो अभी आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग, फिर उसके बाद आपके पास विज्ञान, GK, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस को मिसलेनियस रूप इस सेट में आपको मिल रहे हैं। AACR2 के अनुसार पर्सनल ऑथर की प्रविष्टि कैसे होती है? तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपनाम से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है और प्रश्न कहता है दोस्तों कि लाइब्रेरियन ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, याद रखेंगे लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो LCSH का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय अनुक्रमिका में LCSH का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, UDC में कॉलन यानी कि डबल बिंदु का प्रयोग किस लिए किया जाता है? UDC में कॉलन यानी डबल बिंदु का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहवर्ती विषयों को जोड़ने हेतु UDC में कॉलन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों, बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करने हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है?
प्रश्न है कि बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि को सबसे उत्तम मानी जाती है। छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो होता है दोस्तों बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करने के लिए अन्वेषण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्कवरी से संबंधित चीज़ों को उसमें दिखाया जाता है, तब जाकर के बच्चे जो है सर्वोत्तम रूप से चिंता करने लगते हैं, चिंतन करके खोजने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिज्म शिक्षण दृष्टिकोण किस पर बल देता है। कंस्ट्रक्टिज्म शिक्षण दृष्टिकोण किस पर बल देगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यक्रम अनुसार सीखना, पूर्व ज्ञान पर आधारित अधिगम या अंध अनुसरण। इस प्रश्न का सही आंसर है कि कंस्ट्रक्टिज्म शिक्षण दृष्टिकोण जो है किस पर बल देता है। 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्व ज्ञान पर आधारित अधिगम ये बताता है। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है। आगे क्वेश्चन देख लेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र स्वयं संकल्पना प्राप्त करता है। शिक्षण की उस विधि का नाम बताइए जिसमें छात्र जो है स्वयं संकल्पना प्राप्त करता है। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोज विधि। शिक्षण की उस विधि में जिसमें छात्र जो है स्वयं संकल्पना प्राप्त करने की कोशिश करता है उसको हम लोग खोज विधि के नाम से जानते हैं। लीजिए 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है एनपीई 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा में शिक्षण होना चाहिए। एनपीई 1986 के अनुसार न्यू पॉलिसी या न्यू जो आपके पास पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा में शिक्षण होना चाहिए, ये प्रश्न आपके सामने है। सही आंसर है मातृभाषा में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में उच्च स्तर कौन सा है। ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है दोस्तों उसमें उच्च स्तर निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, सृजन। याद रखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में उच्च स्तर कौन सा है, सही आंसर है सृजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अब जीके से संबंधित, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, सही आंसर है उस व्यक्ति का नाम धनानंद था। याद रखेंगे। और महापद्म नंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा प्यारे मित्रों। प्रश्न कहता है 13वां नंबर, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सन 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई जो लगभग 1956 तक चला था। ये मैक जो हेराल्ड समिति है उसके ऊपर यह निर्भर करता था। इसमें जो है संबंध था कि हम लोग कृषि को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जानेंगे, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको कमेंट करके बताने हैं कि पेरिस जो है वह किस देश की राजधानी है। अगला बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डीएनए में उपस्थित 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं। याद रखिएगा डीएनए में उपस्थित रहने वाले 4 नाइट्रोजन बेस निम्नलिखित में से कौन कौन है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ATGC। डीएनए में उपस्थित 4 नाइट्रोजन बेस जो है वो ATGC है। अगर किसी बंधु को इन सभी का नाम मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। सही पाए गए तो ज़रूर हम आपको आंसर कमेंट, अगर आपने सही किया होगा तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं।
याद रखिएगा, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। इसको बोलते हैं 1H1, इसको बोलते हैं 2H1, ये बोलते हैं 3H1। तो याद रखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कुल मिलाकर के 0, 2H में से 1 घटाएंगे तो 1, 3H में से 2 घटाएंगे तो 2। याद रखेंगे, वो ड्यूटेरियम पूछा जा रहा है, यानी किसी की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है कि हाइड्रोजन के एक समस्थानिक ड्यूटेरियम में जो है कुल मिलाकर के एक नाइट्रोजन न्यूट्रॉन होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्रिय बंधुओं। प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। बेहद सरल क्वेश्चन, कुछ कठिन स्तर के क्वेश्चन और कुछ थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ मिडिल क्लास के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में होंगे, उसी को ध्यान में रखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। सही आंसर है मुंह, यानी मुख गुहा से यह प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। ओजोन का परत जो है वह मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। 19वां का सही आंसर है वह ऑक्सीजन से बनी होती है, इसका सूत्र O3 होता है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। प्रश्न देख लीजिएगा, यदि पेपर को OZODQ के रूप में कोड किया जाता है तो बता देना है पेंसिल को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये आखिर किस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखिए PA, उसके बाद P, थोड़ा सा और छोटा करके लिखने दीजिए दोस्तों, P, उसके बाद APE और क्या R। P से एक ठो कम किए हैं तो एक कम करने पर O आया है, एक ठो कम करेंगे तो इन मतलब बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, यानी जेड पर पहुंच जाएगा, इसलिए जेड किए हैं। फिर ओ को जब हम लोग फिर पी को ये करेंगे, एक घटाएंगे तो ओ आ जाता है, ई में से एक घटाएंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, और उसके बाद आर में से एक घटाएंगे तो क्यू आएगा, यानी कि प्रत्येक में एक एक ठो घटाया गया है। इसलिए पेंसिल में भी हम लोग कोडिंग करेंगे। तो आइए पेंसिल में से हम लोग करते हैं कि किस तरीके से इसको घटाया गया है। ठीक है, यह प्रश्न नंबर आपके सामने 20 आपके नज़रों के सामने है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या, P में से घटाएंगे एक तो O हो जाएगा। देखिएगा 3 ऑप्शन में O है, इसलिए और आगे चलना होगा। E में से घटाएंगे एक तो D हो जाएगा। लीजिए 3 दो ऑप्शंस में है, यानी इसका मतलब ये दो तो क्लियर हो गए। उसके बाद N में से घटाएंगे एक तो N में से एक घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, आप जानते हैं M आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्रमों की श्रेणी में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो श्रेणी है इसमें आपको रिक्त स्थान को भरने की जरूरत है। ठीक है, देखेंगे तो कहता है कि 2, 6, 12, 20 और क्या 42। तो आखिर यहाँ पर क्या छूटा है, तो 2 में 4 जोड़ दीजिए 6 हो जाता है। 6 में आप जोड़िए कितना, 6 और 6 12 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 12 में जोड़ दीजिए 8 तो 12 8 20 हो जाता है। तो अगला बताइए 20 में जोड़ दीजिए कितना 10 तो आगे 30 हो जाता है। अब फिर 30 में जोड़िए अगला 12 तो हो जाता है 42। इसका मतलब कि यह 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये प्रश्न है कि क्लॉक को यदि लिख दिया गया है 31/1/21/5/3/11 लिखा गया ना, तो वाच को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए C 3 नंबर है, याद रखिएगा। L 12 नंबर है, उसके बाद O 15 नंबर है, उसके बाद फिर C 3 नंबर है और K 11 नंबर है। यानी अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है उसी के नंबर के हिसाब से इसको सजा दिया गया है। तो W याद रखेंगे, W का नंबर है 23 नंबर, A का नंबर है 1 नंबर, T कितने नंबर है, तो T है दोस्तों वह संख्या 15 नंबर नहीं होना चाहिए, T 20 नंबर होता है, T है 20 नंबर। C कितने नंबर 3 नंबर, H कितने नंबर, तो H हो जाएगा 8 नंबर। 23/12/03 23/12/03 38 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और वह 23वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। चलिए उत्तर चल दिए इधर नॉर्थ,
ठीक है। और उसके बाद उत्तर की ओर क्या करता है, आपके पास प्रश्न है 23 नंबर, ध्यान रखिएगा 23 नंबर को एकदम गौर से देखिएगा, थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है। कहता उत्तर की दिशा में चला, उत्तर की ओर 10 मीटर चला है, क्या मीटर 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ गया यानी इधर मुड़ गया, कितना चला 20 मीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ गया यानी कि फिर किधर चला, यानी कि दाएं, तो ऐसे चल रहा था, इस बार फिर दाएं इधर हो जाएगा, तो फिर इधर चला कितने मीटर, आपके पास 10 मीटर। कहता है कि अब वह कहाँ है, यानी यहाँ जो आया वह कहाँ है, तो याद रखिएगा, तो वो पड़ा, ये जो ये देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये वाली स्थिति, ये वाला, ये इसके लिए ये पूरब है। तो याद रखिए अब वो जो है ना प्रारंभ से पूरब है, यानी कि यहाँ से पूरब दिशा में, ईस्ट दिशा में, ये तो पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो चला गया है, तो प्रारंभ से देखे तो पूरब दिशा में बेचारा पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये है प्रश्न कि अंक श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। ये जो श्रेणी दिया गया है उसमें अगली संख्या क्या होगी, 3, 9, 27, 81। चलिए करते हैं, 3 में 3 से गुना कीजिए 9, और 9 में 3 से गुना कीजिए 27, और 27 में 3 से गुना कीजिए 81, तो 81 में करिए ना गुना 3 से, तो 81 गुने 3, देखिए सब में 3 से गुना हो रहा है ना, 81 थे 3 एकम 3, 8 3 का 24, 243। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 25वां नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, तो x का मान बताइए। तो जितने भी मित्र गुणनखंड जानते होंगे वो तो इसको निकाल देंगे, अगर नहीं होता है तो बारी बारी से ऑप्शन रख दीजिए, जिस दोनों पर यह 0 हो जाएगा वही दोनों इसके आंसर होंगे। मैं तो कहूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का गुणनखंड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस कितना 20। अब ये माइनस में है, दोनों को बराबर करेंगे, x माइनस 5 बराबर 20, तो x का मान 5 आ जाएगा, आयु का मान 4 आ जाएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना गला खराब हो गया है, और आप सब दोस्त जो है सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। हम आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और याद रखिए अगर आप हमको सपोर्ट करते रहिएगा तो ये मेहनत जारी रहेगा। एक वस्तु पर 20% छूट के बाद उसका मूल्य 800 है, वास्तविक मूल्य कितना है। एक वस्तु पर अगर 20% की छूट कर देते हैं तो उसका मूल्य 800 हो जाता है। तो मान लीजिए एक्स में से एक्स का 20% छोड़ देते हैं, एक्स का 20% छोड़ दिया, ठीक है, उस कंडीशन में इसका दाम 800 रुपये हो गया। ठीक है, दोनों में निकालिए, दोनों में एक्स का मान निकाल लीजिए, 1 माइनस 20% लिखिए, 20/100 कर दीजिए, बराबर में कर दीजिए 800, 20 25 100 कीजिए। उम्मीद करते कि यहाँ पर बचा एक्स इंटू 1 माइनस 20 25 100, यानी 1/5 बराबर कितने 800। 5 एकम 5 में से 1 घटाइए और देख लीजिए यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 5 में से 1 घटाइएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 800 है। ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, 4x बटा कितने 5 बराबर 800, गुना कराइएगा 8 5 40, यानी कि 4x बराबर 4000 आ जाएगा। 4000 को 4 से कटाइएगा कई बार में, 1000 बार में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, और वो 37वां नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 2 गुने से 12 अधिक है। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या अपने 2 गुने से 12 अधिक है, संख्या क्या होगी। सबसे पहले मान लीजिए वो संख्या x है, कहता है कि 2 गुने से 12 अधिक है, 2 गुने से 12 अधिक कर दीजिए। ठीक है, ये आप देखिए x 2x प्लस में इधर लाइए माइनस 2x बराबर 12 हो जाएगा। अब घटाइए x में से 2x, बोलिए कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस x बराबर 12। तो x बराबर क्या 12, कोई संख्या अपने आप में निगेटिव नहीं होती है, इसलिए पॉजिटिव वाला 12 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए ये प्रश्न देखिए, गुणनखंड से संबंधित प्रश्न जो है इसके लिए वाट होगा 3x प्लस 2 और 3x माइनस 5 है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको चुन लेना है। 3x में 1 से गुना कीजिए, 3 दूना 6x स्क्वायर, 3x में 5 से गुना कीजिए, 3 5 15 माइनस 15x, 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4x, फिर बोलिए 2 5 10, याद रखेंगे माइनस में क्या 10, तो 6x स्क्वायर, और देखेंगे
यहाँ पर हमारे पास से 2 दूना 4, यहाँ पर गलती हुआ, फिर से एक बार करते हैं। देखिएगा यहाँ से गलत क्या हुआ कि हम गलती से 5 से गुना करा दिए। 2 तियाई 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, छोटा लिखने दीजिए। फिर 3 से करिए, 3 पचे 15 एक्स हो जाता है। 3 पचे 15 माइनस में 15 एक्स, ठीक है, वो भी सही था। फिर 2 से करिए, 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 4 एक्स। अब उसके बाद 2 पचे क्या करेंगे 10, तो यहाँ पर माइनस में 10 हो जाएगा। 6 एक्स स्क्वायर और 15 में से 4 घटाइए, माइनस में 11 एक्स और माइनस में 10। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 29वां नंबर प्रश्न ये है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडुएंडेंसी कम करना। रेडुएंडेंसी कम करना डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। अब आपके लिए क्वेश्चन 30वां नंबर छोड़ते हैं, हमेशा आज भी छोड़ेंगे। सीपीयू की गति किससे मापी जाती है? यदि आपको आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट कीजिए। आंसर सही हुआ तो हम आपके उस कमेंट को लाइक करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। सीपीयू की गति किससे मापी जाती है? आरपीएम में, जीएसजेड में, एमबीपीएस में या डीपीआई में? आपको जरूर हमें कमेंट करके बताने हैं। शुक्रिया, जय हिंद। ई बुक लेना चाहेंगे तो ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब बिना किए हुए मत जाइएगा। शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।